हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट पार्ट पे वर्क करेंगे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो हम लोग कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद में अब हम लोगों को, जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ही कहा था कि कुछ एक क्वेश्चन बच गए हैं। लास्ट वाला लेक्चर वैसे बहुत बड़ा हो गया था, बट स्टिल उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो मैंने उन्हें अभी जल्दी से पहले लिख लिया है, क्योंकि हमें कुछ भी करके कुछ समय को बचाना है। इसमें हम लोग क्या है कि मैक्सिमम टाइम जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको एक्सप्लेन करने में यूज़ करें, बाकी इधर उधर की बात ना करें। कैसा हो रहा है कि हमें कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट दे सकें इन लेक्चर्स के अंदर, है ना। तो कुल मिला के इसीलिए मैंने पहले से ही ये क्वेश्चन लिख रखे हैं सामने ही, और 2 क्वेश्चन मैंने कहा था हमारे रह गए थे लास्ट लेक्चर में, तो हमने उसे यहाँ से कंटिन्यू किया है। हाँ, एक बात और है कि एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। नए स्टूडेंट्स कभी भी जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहली बात, उन वीडियो की सीरीज़ को पहले नंबर से देखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के किसी वीडियो को तुरंत ही 9th नंबर के वीडियो को या 8th नंबर के वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ना आए। और ये ऑब्वियस सी भी बात है, क्योंकि ये लेक्चर्स जो हैं ये कंटिन्यूटी में बनते हुए आ रहे हैं, और जब तक कि आप इनका बेस नहीं जानेंगे तब तक कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर किसी भी एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट, किसी भी एक क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट को देख रहे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को पूरा शुरू से देखें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे अलग अलग केमिस्ट्री के वीडियोस भी हैं, फिजिक्स के भी वीडियोस हैं, शॉर्टली मैथ्स के भी मिलेंगे आपको और बायोलॉजी के भी मिलेंगे। तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को शुरू से देखें, आप बीच में से ना देखें। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है और आपको किसी बीच में टॉपिक की ज़रूरत हो, तो ठीक है। वैसे हम लोग वीडियो के ऊपर हेडिंग्स लिखते हैं, तो आप क्या करें कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड से ही पढ़ना हो, उसे कूलम्स तो आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है वहाँ से पढ़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बीच में कहीं जंप ना करें, क्योंकि उससे ऐसा होगा कि आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और कुछ बातें और ध्यान रखें कि आप जब वीडियो देखना शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 मिनट का वीडियो ना देखें। 2-3 मिनट का वीडियो देखने से आपको कभी भी उसके अंदर क्या है चीज़ें वो नहीं पता चलेगी, इसलिए पूरा वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3-4-5 मिनट, उन्हें आजकल पता नहीं एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। हालांकि मैंने कहा था कि हमें प्योर कंटेंट डिलीवर करना है, ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, हालांकि हम लोग अपने वीडियो में करते ही नहीं हैं। बट एक प्रॉब्लम हो गई है आजकल, पता है, स्टूडेंट्स को भी ना एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है। उन्हें चाहिए कि हम यहाँ आके डांस करें, हम यहाँ आके आपके सामने कुछ एंटरटेनमेंट वाली बात करें, कुछ इधर उधर की बातें करें, कुछ तो भी एक्शंस करके दिखाएं। बट ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस पढ़ने पे होना चाहिए। और फिज़िक्स या फिर कोई भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं, या फिर ऐसा नहीं बोलूँ मैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो, आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो बड़ी इंटेंस चीज़ होती है, उसको आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। पर दिक्कत है ये शब्द में, पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ना नहीं चाहिए, एक्चुअली उसे फील करना चाहिए। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट फील करना शुरू कर देंगे ना, तो एक्चुअली आपको उसको किसी और के भरोसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कुल मिला के मुझे ये कहना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट को आपको फील करना शुरू करना है। जब आप किसी सब्जेक्ट को फील करना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब खुद ब खुद उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो इंटरेस्ट के बाद में आपको बहुत कम ज़रूरत होगी कि आप किसी का रेफरेंस लें, किसी से उस बात को सुनें। बड़ा मज़ा आएगा जिस दिन आप सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए कैसा होता है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे तरीक़ों से और बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखी हुई हैं। इवन फिजिक्स के अंदर ही अगर आप जाएंगे तो आप एच.सी. वर्मा उठा के देखेंगे तो आपको वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पढ़ने चले जाएंगे तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिखेगा। आप जब लॉज पढ़ेंगे तो बड़े सिंपल 2 लाइन में लॉ मिलेंगे। पर बात यह है कि वो जो 2 लाइन में लिखा हुआ लॉ है उसका मतलब सिर्फ वो 2 लाइन नहीं है। आप ये समझें कि उस लॉ के अंदर जो बातें लिखी नहीं गई हैं वो चीज़ भी वहाँ हैं। यानी वो जो 2 लाइन है वो कहीं से भी उस लॉ की बाउंड्री नहीं बनाती। वो आपकी बाउंड्री जो है वो लॉ के अंदर जो है वो आपकी सोच से बनेगी। आप जितना उस लॉ को लेके सोचेंगे उतना डेप्थ में उतरेंगे और उतना डेप्थ में उस चीज़ को अच्छा समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरा यही कहने का मकसद है कि किसी भी वीडियो को देखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, जब आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप उसको इस इंटेंशन से पढ़ें, इस एम से पढ़ें कि हम उसका इंटरेस्ट कैसे जगाएं। हमें उस वीडियो के अंदर इंटरेस्ट लाना है, हमें उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लाना है, हमें उस कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट लाना है। उस चीज़ पे ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझने पे कोशिश करें। जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे समझने की, उतना ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। डेफिनेटली आप कभी भी यहाँ हमारे इसमें
इन वीडियोस के अंदर वो चीज़ें नहीं देखेंगे जो चल रहा है नेट पे। हम लोग बिल्कुल भी यहाँ नाच गाना नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली, मेरा थॉट ये है कि इस सब की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पढ़ने आए तो सिर्फ प्योरली पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ, डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि आप हमें कमेंट करके कंटेंट से रिलेटेड, और एक बात, मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसे कमेंट करें, कुछ भी दूसरे इररिलेवेंट टू द सब्जेक्ट कमेंट करें। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आप सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे कमेंट करें, आप एडवाइजेबल कमेंट करें, आप बोलें कि सर ये चीज़ ऐसी करें या मैडम ऐसी करें तो हमें और फ़ायदा होगा। तो डेफिनेटली हम उन कमेंट्स को यहाँ पढ़ेंगे भी, आपके सामने रखेंगे भी, उस बच्चे का नाम भी लेंगे और साथ ही साथ उस चीज़ को डेफिनेटली अपने लेक्चर्स में लाएंगे भी। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 क्वेश्चंस के लिए बताया था कि हमें 2 क्वेश्चन और पॉइंट चार्ज के करने हैं, तो उससे मैंने जल्दी से लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, हम इसको देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये है कि एक तो यहाँ पे हमने थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं, है ना। एक पहला क्वेश्चन ये है कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम। देखो एक 2 माइक्रोकूलम का है और एक -2 माइक्रोकूलम का है। ऐसे 2 पॉइंट चार्जेस है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक 2 माइक्रोकूलम का, एक -2 माइक्रोकूलम का है। एक रखा हुआ है -√2,0 पर, एक रखा हुआ है √2,0 पर। देखो यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट C एंड D। एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। एक पॉइंट C है जो 2√2,0 पर है और एक पॉइंट D है जो 0,√2 पर है। आपको इन दोनों ही पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अभी हमारा टारगेटेड ये क्वेश्चन है, तो अभी ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास एक फ़ायदा है। अब हम इसको बड़ा करेंगे, सेंटर पे लाएंगे। हमारा टारगेट ये क्वेश्चन है, हम बस इसको हाईलाइट करके रखेंगे। हमारे पास अब टारगेट सिर्फ ये क्वेश्चन का है, हम सिर्फ इस पे काम करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको दिख रही है कि आपको एक C पॉइंट दिया गया है, उस C पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। 2 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं। ये पॉइंट चार्जेस में एक पॉइंट चार्ज जो है वो 2 माइक्रोकूलम का है, एक -2 माइक्रोकूलम का है। तो आपको सबसे पहले पता है कि पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है। आपको C पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल है, यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह दिखा सकते हैं। इस C पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी। देखो मैं दिखाता हूँ, इस C पॉइंट पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस 2 माइक्रोकूलम के कारण है और साथ ही साथ ये -2 माइक्रोकूलम के लिए टुवर्ड्स दी चार्ज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आ जाएगी और यहाँ हमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिल गई हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट हैं। एक्सेस सिस्टम के हिसाब से अगर आप जानते हैं तो ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये वाला साइड जो है इस तरफ वाला नेगेटिव होता है। तो ये साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव लिखेंगे, इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। तो अब हम अगर देखें तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ही फास्ट, अगर हम देखें इसको आगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वाली थी, ये इस चार्ज के कारण थी। तो हम इसको लिखें, पर इससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा। इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी होगी। तो ये -√2,0 तो ये वाला √2 हो गया, ये वाला भी यहाँ से C की दूरी 2√2 है, तो ये टोटल 2√2 है और ये √2 है। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारे पास 3√2, ठीक है। और साथ ही साथ ये वाला जो है ये √2 है और ये 2√2 है। तो ये इतना डिस्टेंस जो है यहाँ पे आप इस चार्ज से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो गया √2, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जब लिखनी है तो हम C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। एक तो ये प्लस वाली लिख लेते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो आ जाएगी K और 2 × 10⁻⁻6, ठीक है ना। K 2 × 10⁻⁻6, इसको देख लेते हैं 10⁻⁻6 K3/r², यानी वहाँ से डिस्टेंस दैट इज 3√2 का स्क्वायर। और यहाँ आ जाएगी माइनस साइन क्योंकि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, माइनस साइन में इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से लिख ही रहा हूँ, ये डायरेक्शन के हिसाब से। तो अब ये जो चार्ज का माइनस साइन है इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा K 2 × 10 का पावर आ जाएगा -6, ठीक है। इसको थोड़ा मैं उधर सरका दूँ, अब फिगर की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको थोड़ा उधर सरका दूँ। अब इसके नीचे आ जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये वाला आ जाएगा, तो ये आएगा √2, यानी √2 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करें तो बहुत इजीली आपको K तो कॉमन निकल जाएगा 9 × 10⁻⁹, ठीक है। 2 भी कॉमन निकल जाएगा यानी 2 × 10⁻⁻6, और जो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा वो आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 और √2 का स्क्वायर यानी 2, 9 × 2 = 18 यानी 1/18 माइनस आ जाएगा 1/2। आप इसको फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9 × 2 = 18,
हाँ, यहाँ से आ जाएगा 9 इंटू 2 यानी 18, 18 इंटू 10 का पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आएगी 2 माइनस 18 अपॉन 36, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास 18 इंटू, अच्छा इसको काट भी दो, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, इसका अब हम देख लेते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपके पास -16/2 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा -8 इंटू 10 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसको, ये हो जाएगा आपके पास -8000 न्यूटन पर कूलम, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये माइनस साइन का मतलब ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है, ऑब्वियस है, वैसे भी ये जो -2 माइक्रो कूलम है ये पास है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगी, तो नेट उस तरफ हो जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें, आप इसको देख सकते हैं फटाफट से, ठीक है, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम देखें इसको, तो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने लिख रखा है, बहुत जल्दी हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसको हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन सभी लोग देख पा रहे होंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू कीप द चार्ज -10 माइक्रोकूलम लेविटेटिंग इन एयर। अब जहाँ आप एक बात समझें, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक चार्ज है और उस चार्ज को आपको क्या करना है, हवा में सस्पेंडेड रखना है। लेविटेटिंग मतलब वो सस्पेंडेड रहेगा एयर में, तो उसको नीचे गिराने के लिए उसका वेट एक्ट कर रहा है, यानी कितना हो गया वेट, mg उसको नीचे गिराना चाहता है। अच्छा, 10 mg उसका मास है, 10 mg यानी 10 mg का मतलब m मतलब मिलीग्राम, ठीक है, यहाँ mg का मतलब मिलीग्राम। अब 10 मिलीग्राम है तो वेट, मैंने ये mg का मतलब m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी के लिए लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है। यहाँ पे ये जो हमने लिखा हुआ है, ये mg का मतलब यहाँ पे इसका वेट है, ठीक है, यहाँ हम लोग जो लिख रहे हैं दैट इज m इंटू जी, ओके, और यहाँ वाला mg जो है 10 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम उसको नीचे खींच रहा है। अब ये तो नीचे गिर जाएगा, लेविटेटिंग का मतलब वो जगह पे है, इसका मतलब ये mg फोर्स से बैलेंस होने वाला कोई फोर्स आ रहा होगा ऊपर की तरफ, और वो फोर्स आ रहा होगा, कौन सा फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर रखना है तो यहाँ चार्ज कौन से नेचर का, देखो चार्ज दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, यानी नेगेटिव चार्ज है -10 माइक्रोकूलम। अब एक सिंपल सी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि इस नेगेटिव चार्ज के लिए कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, यानी कैसे लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इस नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखेंगे यहाँ, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लाने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही लाने हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगे। तो अगर आपको याद होगा तो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पे हमने बात की थी, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। पिछली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो उस पर फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है। पर अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज रखा है जो कि नेगेटिव है, तो जो इस पर फोर्स आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट आता है। ये चार्ज भी कैसा दिया हुआ है आपको, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब इसके लिए फोर्स आपको ऊपर लाना है, अगर फोर्स ऊपर लाना है और चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, सोचो जरा भाई। नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट आता है, आपको फोर्स ऊपर लाना है। अगर फोर्स ऊपर लाना है और चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड कहाँ लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डाउनवर्ड्स, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, आपको डायरेक्शन तो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसा होगा, डाउनवर्ड। और जबकि ये लेविटेटिंग है, देयरफॉर अगर लेविटेटिंग है तो एफ नेट हो गया 0, लेविटेटिंग है तो एफ नेट हो गया 0, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया वेट mg के बराबर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिखना है तो आप Q इंटू ई लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल चीज आ गई, Q इंटू ई जो है वो mg के बराबर आ गया। अब Q इंटू ई ये तो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे जाएंगे, पिछले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो Q इंटू ई में अब E आ गया, अगर आपको E निकालना है तो आ जाएगा mg अपॉन Q।
अब एम जी अपॉन क्यू यानी कैसे निकाला जाए, तो बड़ा सिंपल है। देखो एम जी अपॉन क्यू, एम जी अपॉन क्यू, एम जी अपॉन क्यू कैसे करें, तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एम जी मास, मास दिया है 10 मिलीग्राम, तो 10 मिली का मतलब 10 का पावर -3 और ग्राम का मतलब एक और 10 का पावर -3, यानी वो आ गया केजी में। और m से फिर एक और g मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका भी 10। देखो 10 मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट किया हमने, 10 मिली यानी 10 का पावर -3, ग्राम का केजी यानी 10 का पावर -3 और g का एक 10 और अपॉन में कौन आ रहा है, तो आ रहा है q। q कितना दिया है -10। अब वहाँ माइनस साइन रखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप ऑलरेडी उसका डायरेक्शन ले चुके हो। तो 10 और 10 है माइक्रो कूलम में, तो 10 का मतलब आ गया -6। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 10 कैंसिल हो गया, ये 10 का पावर -3 -6 ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी दैट विल बी 10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ये जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था उसी में इस बात को बताया गया था एक्चुअली कि एक चार्ज है या फिर एक ऑयल का ड्रॉप है, उसको हम कैसे हवा में लटकाए रख सकते हैं। तो वो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ही ये क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसके वेट को आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस करना है और कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। कभी अगर इसको हम थोड़ा सोचें तो इसमें आप ये भी सोच सकते हैं, कोई ऐसा पूछ सकता है सर अगर ये जो चार्ज है, ये चार्ज जो है अगर ये +10 माइक्रोकूलम का होता तो क्या करते आप, तो कोई दिक्कत नहीं थी। +10 माइक्रोकूलम है तो क्या होता, वेट तो नीचे आ जाता है mg, ठीक है, वो तो हमेशा ही आने वाला है। अब आपको वेट के बाद में किससे बैलेंस करना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर आ जाता। फिर क्या करते हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है डिसाइड करना होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लाना है, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड भी कहाँ रहेगी भाई, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड, ये देखो छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ, बहुत छोटा सा था वो, यहाँ देखो, यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देखो, इस कॉन्सेप्ट को देखो, ये कॉन्सेप्ट को देखो, इसको मैं अंडर सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। तो फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। इसको कॉन्सेप्ट को देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट को देखते हो, ये वाले कॉन्सेप्ट को देखते हो, तो यहाँ से अब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और जो फोर्स है वो फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स तो मुझे ऊपर लाना ही पड़ेगा क्योंकि mg से बैलेंस करने वाला कोई चीज़, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो कैसी होगी, ऊपर की तरफ होगी। बस दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो चार्ज पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो फोर्स ऊपर है तो फील्ड भी ऊपर रहेगी, नेगेटिव रहेगा तो फोर्स अगर ऊपर है तो फील्ड नीचे रहेगी। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ भी नहीं। अब हम इस क्या बोलते हैं, इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखो ये सब चीज़ें हैं, ये बेसिक बातें तुम्हें समझाने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, ये इतना पार्ट हो गया। अब हम इस लेक्चर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस पार्ट को अगर सबने लिख लिया होगा, शायद मेरे से एक पार्ट इसका छूट गया, ये वाला क्वेश्चन में डी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो ये एक पार्ट हमसे छूट गया। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं इसको फटाफट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और इस वाले पार्ट को थोड़ा हम देख लेते एक बार। ये एक पार्ट हमसे छूट गया है, ठीक है ना, पर मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं अलग से उसके लिए एक फिगर बना लेता हूँ, तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा, उसको हम लोग कर लेते कंप्लीट। ये अपने पास आ गया एक एक्सेस, ठीक है, और ये वाला आ गया अपना दूसरा एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे अपने पास था 2 माइक्रोकूलम और इसके जो कोऑर्डिनेट था √2,0 था, और यहाँ पे अपने पास था -2 माइक्रोकूलम और इसका जो कोऑर्डिनेट था √2,0 था, ओके। और हमें जो डी पॉइंट पे निकालना छूट गया है हमारा पार्ट, उस डी पॉइंट का मैं यहाँ लिखता हूँ थोड़ा दूर, ठीक है। डी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो शायद 0,√2 था, तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,√2, ठीक है। आई थिंक ये ऊपर का दिख रहा है सबको।
अभी हमारे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट डी की फील्ड बनाए तो वो जोड़ दो दोनों को, और अवे रहेगी वो तो ऐसी रहेगी, वो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम इसके लिए देखें तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो देखो यहाँ से कुछ ऐसी आ जाएगी इस तरफ, है ना, इस तरफ आएगी। तो हमें अब बात ये करनी होगी कि इस फील्ड का डायरेक्शन होगा इस तरफ और इस फील्ड का होगा ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फटाफट से एक एक्सिस बना देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो दिस इज सम थीटा विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज दिस इज ऑल्सो √2, दिस इज ऑल्सो √2, है ना, तो 45 हो जाएगा। वैसे ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के अब ये वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम हम E लिख देंगे, और ये वाली एक है E। अच्छा, दोनों का नाम मैं E इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं और डायरेक्शन तो हमने ले लिया अलग अलग, ठीक है। तो अब ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका E का, वो आ जाएगा E cos 45, और ये ऊपर वाली का भी एक और आ जाएगा E cos 45, ठीक है, ये आ जाएगा E cos 45। और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, नीचे वाला कंपोनेंट जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E sin 45, और साथ साथ ये वाला जाएगा E sin 45। तो ये आप जानते हो कि ये कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इसका बचेगा E नेट, वो बचेगा E नेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E cos 45। ओके, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, ठीक है, क्योंकि आपके पास E निकालने की बात आराम से आप लिख सकते हैं, चार्ज है KQ/R का स्क्वायर, ये R निकाल सकते हैं, √2 और ये √2, तो उससे हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हैं आप, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो मैं इसको छोड़ दूंगा क्योंकि इसको आगे बढ़ाने से अच्छा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाएं। मेरे ख्याल से ये वीडियो ऑलरेडी फिर भी 20-22 मिनट का हो ही गया, पर हमारी कोशिश ये कि अब हम थोड़े से शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे, और शॉर्ट इसलिए बनाएंगे क्योंकि थोड़े 1-1 1.5 घंटे के वीडियोस बहुत अच्छे से स्टूडेंट उसे देखते नहीं हैं, तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं अब, ठीक है। तो इसको हम लोग अलग करते हैं अभी, ये आप लोग कर लेंगे ऐसी आशा करता हूँ मैं। क्वेश्चन बड़ा एंड पे ले जाके छोड़ दिया है मैंने, उसके बाद अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब हमें एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged ring, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है भाई, उसके हमें इधर का L गायब हो गया था, हाँ, उसके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, और उसमें बहुत सारे टाइप अलग अलग हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो एक तो पहले हम रिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अभी सिर्फ रिंग पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब रिंग के ही बहुत सारे केसेस हैं, रिंग का सेंटर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का सेंटर, अगर आपको ध्यान होगा लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये सेंटर, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, ऐसा कुछ, तो भी इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, ये बात हमने कर ली थी। तो हमारे पास ये तो है ही है कि हमने इसके लिए बात कर ली थी, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। अभी हमें जो है, ये गायब हो जाता है बार बार, ठीक है, अभी हमें जो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी थी, उसकी एक्सिस पे देखनी थी, फिर रिंग से ही हम एक आर्क बना सकते हैं, तो आर्क के सेंटर पे भी निकाल लेंगे हम लोग, है ना। तो ऐसे रिंग के फिर एक्सिस के भी बहुत सारे पॉइंट्स पे निकालेंगे। तो आपको पता है कि रिंग की जो एक्सिस होती है उसी एक्सिस का एक पॉइंट सेंटर भी होता है, तो हमें पता है उसके अंदर तो 0 होता है। तो अब हम बहुत सारे केसेस करेंगे रिंग के करेंगे, आर्क के करेंगे, फिर हम लोग रॉड का करेंगे, एक वर्टिकल वायर का करेंगे, वर्टिकल वायर का कर लेंगे, एक वायर का भी अलग अलग टाइप से करेंगे, वायर में इनफाइनाइट वायर लेंगे, सेमी इनफाइनाइट वायर लेंगे, फिर एक फाइनाइट साइज का वायर लेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे केसेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिंग के बाद वायर करेंगे, वायर के बाद डिस्क करेंगे, डिस्क के बाद स्फीयर करेंगे, हॉलो करेंगे, सॉलिड करेंगे, एंड सो ऑन, बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है। तो खैर अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, जस्ट रिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ आवर टारगेट इज टू फोकस ऑन रिंग ओनली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, इसका जो पहला पार्ट है, मैं इसको लिख देता हूँ पार्ट 1, रिंग के केस में पार्ट 1।
जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। देखो रिंग के केस में पहले पार्ट के ऊपर ही फोकस करना है अभी हमें, और पहले पार्ट को हम जो लिखेंगे वो ये है, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। पार्ट फर्स्ट, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस यानी एक्सिस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक्सिस के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारा टारगेट है इसके लिए, तो ये हेडिंग सब लोग लगा लें। सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट्स भी आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। एक चीज़ और, एट डिफरेंट पॉइंट्स, अपने आप ही नाम इसका वो अपने आप ही चेंज हो गया, बताओ, कलर ही चेंज हो गया। ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये इसको खींच लेते पहले, ओके। तो एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब ये हेडिंग सब लगा ले पहले तो, फिर इसके बाद हमें कोशिश करनी है पहले फिगर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करके हम लोग पहले फिगर बनाते हैं, और हम लोग फिगर बना के फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक रिंग बनानी है और उसकी एक्सिस बनानी है। तो रिंग और एक्सिस बनाने के लिए हम पहले रिंग ले लेते हैं। तो ये अपने पास आ गई रिंग, ठीक है। ये एक बड़ी सी रिंग बना देता हूँ मैं, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, है ना। और अब इसकी एक एक्सिस बना देते हैं हम लोग। तो यहाँ सेंटर से लेके लेट्स ड्रॉ द एक्सिस, दिस इज़ द एक्सिस, ओके। एंड कौन सा कलर ले लें, वाइट ले लो, चलो। ये रिंग पे यूनिफॉर्म चार्ज क्यू है, और ये क्यू चार्ज कुछ ऐसा ऐसा पड़ा हुआ है इस रिंग पे भाई, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ओके, है ना। अब हमें इसके एक्सेस पे किसी पॉइंट पे, लेट अस से दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट P which is at a distance x, okay. Let the radius of the ring be r, let the radius of the ring be r, this is the radius r, this is the center of the ring, okay. Now our target is to find the electric field at point P, okay. Now how to find the electric field at point P, this is the question. अब हमें भाई Q इस चार्ज के कारण इस रिंग के ऊपर जो Q चार्ज बैठा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालनी है ना। हाउ टू फाइंड, देखो भाई एक सिंपल चीज़ ध्यान रखो, आपके पास में एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ये पता है। अब ये इतना बड़ा रिंग, बड़ा सा रिंग आपने बना दिया, उस रिंग के ऊपर तो बहुत सारे चार्ज हैं। अब आप एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना जानते हो, आप पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखना नहीं जानते। तो देखो हर बार जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो पिछले कंटेंट पे या पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। पिछले कॉन्सेप्ट को ही अपन एक स्टेप बना के अगले कॉन्सेप्ट पे चढ़ सकते हैं। तो एक स्टेप अपने पास क्या है कि भाई पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाउ इट इज माय टारगेट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग। रिंग बोलो आप, रिंग के बाद रॉड बोलो, डिस्क बोलो, आपके पास पॉइंट ये है कि आपको अभी किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। बट द प्रॉब्लम इज you have only concept related to electric field of a point charge. अब भाई क्या रिंग के अंदर कोई पॉइंट चार्ज होगा? डेफिनेटली बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को जोड़ के ही तो रिंग बनी होगी। तो अगर मैं एक रिंग का छोटा सा एलिमेंट ले लूँ जिसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास नाम के चैप्टर में हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके 11th क्लास में। तो हमारे लिए अभी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने के लिए क्या पॉइंट रह गया कि भाई रिंग के ऊपर एक पॉइंट चार्ज ढूंढ लो, पॉइंट चार्ज ढूंढ लो, रिंग के ऊपर एक पॉइंट चार्ज ढूंढ लो, छोटा एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लो, वो डिफरेंशियल एलिमेंट जो है बस वही हमारा बेस होगा। हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे लिखेंगे और फिर वैसे ही पॉइंट चार्ज को जोड़ जोड़ के क्या बनी है रिंग। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे के पूरे पॉइंट चार्जेस को पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब ही होता है इंटीग्रेट करना। तो हमें क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरी रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड due to a ring
at a point P on its axis, which is at a distance x from the center. Now keeping the concept, using the concept of electric field due to point charge, electric field due to point charge, that is E equals to KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब क्या करें, सबसे पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले अज्यूम अ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट ऑन द रिंग। This is that differential element which is having a very small charge dq, which is having a very small charge dq. It is a point charge for us. Let dq be the point charge on the ring. dq be the point charge on the ring. Now draw electric field line, electric field line due to charge dq। इस dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए पहले तो आप देखें, dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए। लेट्स फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू चार्ज dq। नाउ दिस इज dq एंड P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी भाई। dq P को देख रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाल रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाल रहा है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज dq। Now because of this dq we have got the electric field line. This is the electric field line, this is the direction of electric field line and हमें वो मिल गया है। अब ये हमारे लिए छोटे चार्ज dq की फील्ड लाइन है, इसलिए हम इसका नाम भी रख देंगे dE। मैं थोड़ा सा इस फिगर को ऊपर ले आता हूँ, थोड़ा सा सेंटर पे ले आता हूँ, बिकॉज नाउ दिस इज द कंसर्न पार्ट फॉर अस। वी हैव टू वर्क ऑन दिस फिगर नाउ। फिर हम जब इस पे काम कर लेंगे पूरी तरह फिगर पे, फिर हम वापस से अपने कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे, बट दिस इज द कंसर्न पार्ट फॉर अस राइट नाउ। सो लेट अस से इट इज सबटेंडिंग सम एंगल थीटा, it is subtending some angle theta, so the component along the axis will be dE cos theta and one more component will be having dE sin theta. We have two components of this dE, that is dE cos theta and dE sin theta. But ये ऐसी एक रिंग है, ये सेंटर से एक्सिस है, ये वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड dq की इलेक्ट्रिक फील्ड एक नीचे आई तो आपको दिख रहा है नीचे से भी एक dq होगा जिसकी फील्ड ऊपर आएगी। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं अगर, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ भी एक dq होगा, यहाँ पे भी एक dq होगा। उस dq की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कुछ इस तरह से भी आएगी, आएगी भाई, आएगी। कितने लोगों को लगता है आएगी? और अगर ये थीटा एंगल था तो ये भी थीटा ही होगा और ये भी थीटा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो है ये एक और dE आ गया, ये एक और dE आ गया, और अगर ये एक और dE आ गया तो ये dE का भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो होगा dE का cos थीटा, और यहाँ एक और आ जाएगा वो होगा dE का sin थीटा। आपको एक चीज समझ में आएगी, ये dE के sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो सारी तरफ से सारे dq के ऐसे कंपोनेंट फील्ड्स आएंगे, तो उसमें से क्या होंगे, एक फील्ड इधर आ रही है तो उसका एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक फील्ड इधर आ रही है तो उसका एक ये कंपोनेंट है, एक ये तो ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये वाले सारे कंपोनेंट्स जो हैं, जो कि सारे डी साइन थीटा है, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सारे ऐसे वाले बचेंगे जो कि क्या होंगे, डी कॉस थीटा, यानी इस डी कॉस थीटा का ही सब कुछ बचेगा। अगर सिर्फ डी कॉस थीटा से ही सब कुछ आएगा तो अब देखो एक डी क्यू का डी था, उसका डी कॉस थीटा था, ऐसे आपके पास पूरे रिंग में डी क्यू बैठे हैं। अच्छा कोई क्या सोचेगा, सर अब एक काम करते हैं, इस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि एक ने दिया, उसी के सारे भाई थे, उन्होंने भी डी कॉस थीटा दिया, ये डी कॉस थीटा सारे डी कॉस थीटा। अच्छा एक और खासियत देखो, ये सारे अलोंग दी एक्सिस जमा होंगे,
यानी रिंग की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सिर्फ कहां बनेगी, अलोंग दी एक्सिस बनेगी, अलोंग दी एक्सिस बनेगी। जबकि देखो डी जो आ रहा था वो तो एक्सिस पे नहीं था, एक कंपोनेंट एक्सिस पे था, एक नीचे था, परपेंडिकुलर टू एक्सिस था, पर वो जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस था वो कंपोनेंट सारे कट गए, बचे कौन, सिर्फ अलोंग दी एक्सिस। यानी एक बात तो हमारे समझ में आ गई, एक बात तो हमारे समझ में आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द axis of ring will be along the axis of ring। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, ये एक बात समझ में आ गई, बड़ी अच्छी बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ तक हमें समझ में आता है तो मुद्दा ये है कि अब ये जो डी कॉस थीटा आ गया है, बस हमें उस डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो अब थोड़ा सा फिगर पे हम लोग काम करते हैं, फिगर के ऊपर काम तो हमने कर लिया, फिगर दिख रहा होगा आपको। अब थोड़ा हमारा फोकस होना चाहिए, देयरफॉर ई नेट इक्वल टू इंटीग्रल डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रल डी कॉस थीटा। भाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस विल बी इंटीग्रल डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा लेना हमको। हाँ, डी कॉस थीटा लेना है, यहाँ तक तो आ गया। अच्छा, किसी किसी के दिमाग में आएगा सर एक आपने ऊपर वाला लिया था ना डी, तो उसका डी कॉस थीटा आया था, एक नीचे वाला भी लिया था तो एक और डी कॉस थीटा आया था इधर, तो 2d कॉस थीटा को कर दो ना इंटीग्रेट। अरे भाई, मैं जब पूरी रिंग के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो वो नीचे वाला भी अपने आप आ ही जाएगा, और पहले से ही 2 ले लूंगा तो वो तो दो बार आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा पूरी रिंग के लिए तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी आएगा ही। तो आप सिर्फ डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करें, एक पार्टिकल को लें और एक से सब को इंटीग्रेट करें, अपने आप पूरी रिंग कवर हो जाएगी, 2 लेने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझें। अब मुद्दा यह है कि इसको इंटीग्रेट करके हमें तो मिल जाएगा भाई ई नेट, पर एलिमेंट डी क्या है, कॉस थीटा क्या है, देखना पड़ेगा हमें। तो अब हम सबसे पहले लिखते हैं डी ई क्या होता है। डी ई यानी क्या था, डी ई यानी, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि फिगर अपनी रेंज में आ जाए। अब मेरे ख्याल से शायद फिगर अपनी रेंज में आ गया होगा, फिगर दिख पा रहा होगा। तो सबसे पहले जो है डी ई थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, अच्छा थोड़ा नीचे कर लेते हैं। डी ई कौन था भाई, डी ई कौन था, देखो डी यानी वो था जो इस छोटे डी क्यू चार्ज के कारण था, तो हमें इस डी क्यू का ये डिस्टेंस चाहिए होगा। आपको पता है रेडियस आर है, ये एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा भाई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो बड़ा आसान है ना निकालना, कोई दिक्कत थोड़ी है। और ये जो छोटा सा चार्ज है वो डी क्यू, तो डी क्यू यानी के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस यानी कौन, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो रूट था और नीचे फॉर्मूले में स्क्वायर आता है आर का, तो रूट हट गया वहां से, डी लिख दिया हमने। अब हमारा टारगेट कौन लिखना है भाई, इसके बाद का टारगेट है कॉस थीटा लिखना। कॉस थीटा कौन है भाई, कॉस थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। पता नहीं, लोग 12वीं में आ जाते हैं, 11वीं 12वीं में आ जाते हैं कि कॉस थीटा क्या लेते हैं भाई, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बड़े कंफ्यूज रहते हैं बेचारे, क्या करें अब। पर परेशानी ये है, 9th में पढ़े थे, कभी 9th की बात आज 12th में आ गए, 3 साल याददाश्त भी तो कमजोर होती है इंसान की। तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इज अगेन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज एक्स अपॉन the hypotenuse, that is under root of r square plus x square। दोनों एलिमेंट चीजें आ गई, अब उसको उसमें डाल देंगे। अब मेरे पास फिगर का मुझे काम नहीं है, मैं इसको ऊपर सरका देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मुझे कैलकुलेशन करना है यहाँ से आगे। ओके, अब मुझे यहाँ से आगे कैलकुलेशन करना है, तो अब फिगर को अपन ऊपर भेज देते हैं। तो अब जो मोटिव है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो लेके उस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस इसको यहाँ से डिवीज़न जो चल रहा था अपना, अरे बस 1 मिनट, इसको ऐसा ले लेते हैं, नहीं ये ले लेते हैं ना, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, उसी तरफ करेंगे वैसे तो हम सारा काम, ठीक है। तो इसको थोड़ा अब ऊपर सरका देता हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, इस पर फोकस करना है। सो दिस ई नेट, डी रख देते हैं वहाँ पे, यानी ई नेट इक्वल्स टू इंटीग्रेट, डी की जगह रख दो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर सेम दिख रहे,
ये पावर 1/2, ये पावर 1, तो 1 + 1/2 हो जाएगा। अभी अगली स्टेप में लिख देते हैं ई नेट इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल देते हैं। जैसे x जो है, नॉर्मली पता है दिमाग में क्या आता है, x है तो भैया वेरिएबल है, कहीं भी x देखते ही हम लोग को क्या लगता है, वेरिएबल। पर ये एक x है ना, फिक्स डिस्टेंस है, ये पॉइंट P का फिक्स डिस्टेंस, तो x इज नॉट वेरिएबल, दिस डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, x इज नॉट चेंजिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड, x इज कांस्टेंट। सो एक बात तो ये आ गई कि x इज कांस्टेंट, r इज रेडियस, r इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये x अपॉन, और k भी तो कांस्टेंट है, k इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इसको ऐसा लिख देंगे। तो अब कौन बचा भाई इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर अकेला बचा dq, बस। तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा dq क्या था, उस रिंग के ऊपर छोटा पॉइंट, उस पर एक चार्ज dq। पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर इंटीग्रल dq में लिख दूं तो ये तो फिर इंटीग्रल, यानी सारे छोटे छोटे dq जोड़ दो, सारे dq जोड़ दो। तो भाई एक बात सोचो, जब सारे dq जोड़ दोगे तो इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना था आपके पास, q। तो सारे dq जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, सारे dq जोड़ने के बाद आपको इंटीग्रल dq की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, इंटीग्रल dq की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए यहाँ पे, दैट इज q। बस खत्म हो गई कहानी। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, आप ई नेट इक्वल्स टू k इंटीग्रल dq इज q x अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस at a distance x from its center. This is electric field due to uniformly charged ring at distance x from its center on its axis। तो बस फिलहाल मैं इस क्या बोलते हैं, इस वीडियो में यहीं पे रुक जाऊंगा, ठीक है। इसका पर्पस ये है इसको यहाँ रोकने का, क्योंकि हम चाहते हैं धीरे धीरे हम वीडियोस की लेंथ को छोटा करें। पर अगले वीडियो में इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बहुत सारे केसेस कराऊंगा। इसको अभी आपने ख़त्म नहीं करना, ये तो हमने सिर्फ बेसिक फार्मूला डिराइव किया। अभी आपको बता दूं, ये जो है ना, ये सिर्फ बेसिक फार्मूला है, इसके बहुत सारे केसेस हैं रिंग के ऊपर, वो पूरे केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। उसके बाद इस रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने वाले, फिर एक आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको रिंग से रिलेटेड अभी अगले वीडियो में मिलेंगे देखने के लिए। तो हम डेडिकेटेड रिंग को सॉल्व करेंगे, रिंग के बहुत सारे केसेस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। रिंग का सिर्फ बेस पढ़ाया मैंने आज, ठीक है। तो अगले वीडियो में इसको कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ रुक जाएंगे फिलहाल के लिए, थैंक यू।